नमस्कार साथियों, मैं लव रागी आप सभी का स्वागत करता हूं कॉटेज एकेडमी की तरफ से इस ऑनलाइन सीरीज। स्टार्ट करते हैं लेकर प्रभु का नाम। भूगोल की अवधारणा। कल अपन ने बात करी थी भूगोल या जियोग्राफी के बारे में कि व्हाट इज जियोग्राफी, भूगोल क्या होता है, कैसे उसकी समझ विकसित हो, काहे हम भैया अपनी जिंदगी में इतनी सारी टेंशन है, एक टेंशन और काहे ले ले, क्यों यूपीएससी एमपीएससी जैसे आयोगों ने, परीक्षा ने इस वाले सब्जेक्ट्स को हमसे आत्मार्पित करवाया है, एक तरह से हमको इसे परिचित परिचित करवाया है। लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी भूगोल के शब्द के बारे में कि जो का मतलब होता है पृथ्वी, ट्रॉफी का मतलब होता है वर्णन या विवरण। हाँ, मतलब जितनी चीजें आपको किसी पृथ्वी के बारे में जानने मिले, वो स्थल मंडल के अंदर हो, स्थल मंडल मतलब क्या, पर्वत पठार मैदान के बारे में जानना हो, या भले जल मंडल हो, जल मंडल के अलग अलग भाग, समुद्र झील नदियां समुद्र धारा, इनके बारे में जानना हो, या फिर वो वायुमंडल हो, वायुमंडल की गैसें, वायुमंडल की जलवाष्प, वायुमंडल में होने वाली वर्षा, बादल, इन सभी चीजों को जानना, ओवरऑल स्टडी करना क्या होता है, भूगोल होता है, जो आपके सामने मैंने बताया था। परंतु क्वेश्चन तो यहीं पर निकल के आता है कि जो भूगोल की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी है, क्या यह आधुनिक अवधारणा है, या ये मध्यकालीन अवधारणा है, या प्राचीन कालीन अवधारणा है। मतलब अगर मैं अपने को ध्यान में रख के बोलूं, सारे के सारे अपन लोग मानव प्रजाति संबंध रखते हैं और हम जो पढ़ रहे हैं वो भी मानव ही पढ़ रहे हैं और मानव के लिए फायदा कर रहा है, इसलिए मानव इसका अध्ययन करेगा। परंतु कब करे, प्राचीन काल में कर रहा था, मध्यकाल में कर रहा था, कि आधुनिक काल में कर रहा था, और इस अध्ययन के कारण हमें फायदा हुआ है कि हमें नुकसान हुआ है, इस यक्ष प्रश्न को समझने के लिए आज का अपने को पूरा का पूरा सेक्शन देखना पड़ेगा, पूरा सेशन ध्यान से सुनना पड़ेगा। सारे लोग जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, बड़ी अच्छी यात्रा में अपन निकलने वाले हैं। उस यात्रा का नाम है भूगोल की अवधारणा। इस भूगोल की अवधारणा को मैं तीन भागों में बांट सकता हूं, इस तीन भाग में इसकी चर्चा कर सकता हूं। जैसे कि आपने अभी हिस्ट्री पढ़ा, तो हिस्ट्री में भी आपको तीन काल आपको देखने मिलते हैं। एक होता है प्राचीन काल, एक होता है कौन सा काल, मध्यकाल, और फिर निकल के आता है भैया आधुनिक काल। तो क्या इतिहास के अलावा भूगोल के संदर्भ में भी इन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं? हाँ, धूमधाम से कर सकते हैं। कैसे धूमधाम से, जरा देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं प्राचीन काल में भूगोल का मानव के साथ कैसा संबंध था, इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। परंतु इस पूरी कहानी को समझाने के लिए मुझे इतिहास के एक शब्द की सहायता लेना पड़ेगी। उस इतिहास के शब्द का मतलब है, उस इतिहास का शब्द है, उसको अपन बोलते हैं पुनर्जागरण। क्या आपने कभी भी इस नाम को सुना है? अगर सुना है तो मुझे सूचित करिएगा जल्दी से, ताकि मैं चीजों को आगे बढ़ा पाऊं। क्या आपने इस शब्द का नाम कभी सुना है, और इसका आशय क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इस मतलब को अपन आज के इस कॉन्सेप्ट में समाहित करने वाले हैं। जल्दी से बताइएगा। शब्द का मतलब है, यहां पर लिखा हुआ है पुनर्जागरण। अगर मैं आपको कुछ अलग स्लाइड में बताऊं, शब्द है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द निकल के आ रहा है पुनर, मतलब वापस, एक बार फिर से, अगेन। सिंघम रिटर्न, सिंघम अगेन, KGF 2, ये सारे के सारे अगेन अगेन में आ रहे हैं ना ये लोग। जागरण मतलब का सामान्य अर्थ होता है जागना। तब एक आदमी को वो अपन बोल सकते हैं रमेश बाबू। ये रमेश बाबू जो थे, पहले जागे हुए थे, परंतु इनके जीवन में फिर कौन आई? शांति देवी आई। कौन आई? शांति आई। और जैसे ही शांति आई, तो शांति आने के बाद में इनके जीवन में सारा मेहनत काम में सब भूल भाल गए, दुनियादारी से मोह माया से हट गए। तो इनके जीवन में फिर अंधकार आ गया, ये हो गए, सो गए। पहले जागे हुए थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, परिवार वालों का ध्यान रखते थे, फिर शांति देवी ने इनको सुला दिया भैया कि अब आपको दुनियादारी को भूल जाओ। परंतु फिर वापस से इनको माता पिता की याद आई कि नहीं नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, मेरे को अपने परिवार का, समाज का, देश का ध्यान रखना चाहिए। तो रमेश बाबू फिर से जाग गए। तो समझना, कोई ऐसा व्यक्ति, एक रमेश बाबू जो पहले सो रहा था, पहले जाग रहा था, बाद में वो सो जाता है, अगर वो पुनः से जाग जाता है, तो इस वाली प्रक्रिया को कहते हैं अपन पुनर्जागरण। आया समझ में? पहले जागा था, फिर सो गया, फिर वापस जागा, फिर वापस जागने, पुनः जागने को अपन बोलते हैं पुनर्जागरण। अगर मैं पुनः ये बोलूं आपको कि इसका मतलब हमारे ज्योग्राफी में किस प्रकार से निकल के सामने आ रहा है, तो समझिएगा, एक कोई सा भी समाज जो पहले जागा हुआ था कहां पर? अगर आप भारतीय समाज को देखकर निकल के आओगे, अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा कि ये हिस्ट्री का मामला है कि ज्योग्राफी का मामला है। 2 मिनट में समझ में आने वाला है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। कि अगर यहां पर प्राचीन काल में हमारे पास कई भारत में समाज आ रहे थे, जिसको अपन बोलते हैं प्रकृति पूजक समाज। कौन से समाज? प्रकृति
पूजक समाज की अवधारणा भारत में विद्यमान थी। प्रकृति पूजक मतलब क्या? अब जो लोग सोच रहे हैं हिस्ट्री है कि ज्योग्राफी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति मतलब होते हैं पौधे। प्रकृति मतलब क्या होते हैं? प्रकृति मतलब होते हैं सारे प्राणी और जीव जंतु। प्रकृति में कौन आते हैं? वो सारी चीजें, सूर्य चंद्रमा ब्रह्मांड के तारे, वो सारी चीज काय में आती है? प्रकृति में आती है। और हमारा जो समाज था प्राचीन काल, अगर आप इतिहास को पढ़ोगे, वेद को पढ़ोगे, तो उस समय पर इसकी पूजा होती थी। समझना, प्रकृति पूजक, हम पूजा कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए आपके दादा दादी ने आपको देखा होगा, पर दादा दादी आपको बोलते हैं कि यार भैया तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी एक प्रकार का क्या है? तुलसी एक तरह का पौधा है जो कि किसका हिस्सा माना जाता है? प्रकृति का हिस्सा। परंतु इस भूगोल, भूगोल में मतलब पृथ्वी का एक हिस्सा है पौधे, पौधों में तुलसी अगर इसकी पूजा की जा रही है, तो भूगोल का प्राचीन काल में मानव के साथ संबंध कैसा था? भैया बहुत शानदार था, कोई परेशानी नहीं चल रही थी, धूमधाम से इसकी पूजा भी कर रहे थे, धूमधाम से इसकी सेवा भी कर रहे थे, धूमधाम से इसका संरक्षण भी कर रहे थे। मतलब कोई दिक्कत वाली बात आपके सामने यहां पर निकल के नहीं आ रही थी। और क्या था? प्रकृति का मानवीकरण। एग्जाम्पल के लिए एक और उदाहरण निकल के आती है कि प्राचीन काल में एक शब्द और चलता है जिसको बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब होता है कि मानव का दर्जा देना। किसी भी चीज को मानव के रूप में अगर मानने लग जाओगे आप, तो उसको बोलते हैं मानवीकरण। परंतु यहां पर अपन किसका मानवीकरण कर रहे हैं भैया? प्रकृति का। प्रकृति मतलब क्या? अरे प्रकृति मतलब वही जो पृथ्वी के अंदर में विद्यमान है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के अलावा भी विद्यमान है, जैसे कि पौधे, प्राणी, ब्रह्मांड, तारा, सूर्य, इन सभी को अगर मानव का दर्जा दे दो या मानव के समान दर्जा दे दो, तो इस अवधारणा को अपन बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। समझना, इतिहास और ज्योग्राफी यहां पर किस प्रकार से मेल खाते हैं, इस शब्द को समझाने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट स्लिप हो जाएगा, इधर उधर में बात में मामला निकलने वाला है। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे समाज में सूर्य को भी क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। आपने देखा होगा कि सूर्य भगवान आ रहे हैं इतने सारे घोड़ों पर बैठ के और क्या कहते हैं, चल रहे हैं। चंद्रमा भी देवता है, इंद्र भी देवता है जिनको वर्षा का देवता बोला जाता है। अग्नि, आग लगना, मतलब जिनमें बड़ी आगे वाला, अग्नि को भी अपन के समाज ने, अपने कल्चर ने, अपनी संस्कृति ने क्या माना? देवता माना है। और देवता मानने के चक्कर में मानव ने उनको मानव का स्वरूप धारण कराया। यार इंद्र देवता तो बड़े ऐसे दिखते थे, उनके हाथ में वज्र होता था। अग्नि देवता बहुत खतरनाक दिखते हैं। शनिदेव, शनिदेव को देखा होगा तो आपने कभी भी देखा होगा, शनि मतलब एक तरह का ग्रह है। हमारे सौर मंडल में एक ग्रह है सैटर्न ग्रह, जिसके आसपास चारों ओर वलय लगे हुए हैं, उनको अपन बोलते हैं शनिदेव। ये जोवियन ग्रहों के अंदर में आता है, परंतु हमने उसको देवता की संज्ञा दी थी, बिल्कुल काले कलर के देवता बना दिया। और जैसे ही अपन बाहर निकलते हैं तो डरते हैं कि यार किसी का गलत काम नहीं करना, नहीं तो शनिदेव देख लेंगे। समझ पा रहे बात को? कॉन्सेप्ट को समझना, जब प्रकृति के इन तत्वों को मानव अपने हिसाब से, अपने अनुसार देखने लगता है, तो इसको बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। मैं जो बात आपको बताने वाला हूं वो ये है कि भूगोल के बारे में, पृथ्वी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ये सारी जो विषय वस्तु है, क्या आधुनिक समाज में ही निकल के आई है कि पहले से विद्यमान थी? तो भैया देखो, निकाल निकाल के शास्त्र, प्राचीन काल में हमारा समाज इतना विकसित था कि भूगोल के बारे में उसको बहुत नॉलेज भी था। ऋषि मुनि ने पहले नवग्रह जैसे चीजों की बात करी है, तारामंडल, सप्तऋषियों की बात करी है, जो पहले भी विद्यमान थी। परंतु क्वेश्चन निकल के फिर यह आता है, क्वेश्चन यक्ष प्रश्न ही आपके सामने निकल के आ रहा है कि सर फिर परिवर्तन क्या आ गया? फिर आदमी, अभी मैंने बोला था ना पुनर्जागरण, एक आदमी जो पहले जागा हुआ था, फिर अगर वो सो जाए, फिर अगर वो जाग जाए, वो तीनों कंडीशन यहाँ पर बन रही हैं। एक आदमी, आदमी नहीं, यहाँ पर समाज है, कोई समाज की बात चल रही है। वो समाज प्राचीन काल में जागा हुआ था। जागा हुआ कैसे था भैया? जागा हुआ कैसे था? अगर कोई भी जागा हुआ समाज, वो सभी का सम्मान करता है। हमने भैया गाय की पूजा करना चालू कर दी। आप अगर वो वैदिक कालीन पीरियड पढ़ोगे तो गाय को भी अच्छा खासा सम्मान मिला था। नदियों को मां मानने की प्रथा यहीं से स्टार्ट हुई है, प्राचीन काल से स्टार्ट हुई है। हम गंगा को मां मान रहे हैं, सिंधु का मां मान रहे हैं। तो वो सारा का सारा समाज जो इस प्रकार था, कितना प्यारा संबंध हुआ करता था प्रकृति का, भूगोल का, किससे? मानव से। मतलब यह समाज पहले के समय पर जागा हुआ था। परंतु फिर क्या हो गया? फिर सोया कब? कहां सो गया? आधुनिक काल में आके सोएगा कि मध्यकाल में आके सोएगा? तो आंसर निकल के आता है कि यही समाज मध्यकाल में आते आते क्या हो जाता है? सुषुप्त अवस्था में सो जाता है। मध्यकाल का मतलब आप समझते हो? मध्यकाल मतलब जहां पर अंधविश्वास ने जगह ले ली, जहां पर तर्क मायने नहीं रखता, जहां पर अंधविश्वास, कुरीतियां, इन सभी ने जगह ले ली। यहाँ पर कोई भी महिलाओं के साथ भेदभाव, जातिगत भेदभाव, सर्वाधिक जितनी भी सारी चीज थी यहाँ पर आपको देखने मिल रही थी।
इसलिए इस मध्यकाल को जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसको डार्क एज के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन बोलते हैं अंधकार युग। कौन सा युग? अंधकार युग। अरे भैया आपने देखा होगा ना वो सती प्रथा का मामला, कि भैया सती को आप प्रथा का नाम सुना होगा आपने, कि अगर कोई किसी लेडी का पति मर जाए, किसी औरत का पति मर जाए, तो उसको भी उसके साथ जला दिया था। ये भयंकर, निर्मम और क्या बोलना, घृणित प्रथा चल रही थी अपने समाज में मध्यकालीन के आसपास में। और वो कैसी थी? पति अगर मर जाए तो पति को भी पत्नी को भी लिटा दो, उसको भी जला दो। क्यों जला दो? और ये बोला जाता था कि अगर पत्नी ऐसा करेगी तो उसको सीधे स्वर्ग मिलेगा, सीधे स्वर्ग, गो टू हेवन, बीच में कोई ब्रेकर नहीं आएंगे, डायरेक्ट स्वर्ग मिलेगा। परंतु ये सारी प्रथाएं अतार्किक है, अंधविश्वास पर आधारित है। अच्छा सोच के बताओ, मध्यकाल जहां जहां होता है वहां पर एक तंत्र को मान्यता मिलती है, जिसको बोलते हैं अपन धर्म तंत्र। सारे लोग समझना, बहुत डीप कॉन्सेप्ट निकल के सामने आ रहा है, इधर उधर ध्यान रहेगा तो चीजें स्लिप हो जाएंगी। सारे लोग ध्यान सुनिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट स्लिप हो गया तो चीजें समझ नहीं पाएंगी, पूरा आधे घंटे का काम खत्म। प्लीज ध्यान सुनिएगा, मैं ये बोल रहा हूं, प्राचीन काल में मानव का संबंध बहुत अच्छा है प्रकृति के साथ। हम गंगा को मां मान रहे हैं, हम गाय की पूजा कर रहे हैं, हम तुलसी जी में जल चढ़ा रहे हैं, हम सूर्य को देवता बना है, हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं। क्यों? हमारी संस्कृति ने भूगोल के साथ संबंध बना के रखा था। परंतु जैसे ही मध्यकाल आता है, मध्यकाल अगर इसको बात करें अपन ईसाई धर्म के अनुसार या यूरोप के अनुसार, तो यूरोप के अनुसार यहाँ पर किस चीज का प्रभाव हो जाता है? धर्म तंत्र का। और जहां पर भी धर्म तंत्र आएगा, धर्म का नाम आएगा, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब धर्म का मतलब यहाँ पर किसी विशेष धर्म संप्रदाय से नहीं है, यहाँ पर उस विकृत जो यूरोपियन समाज में चल रहा था, और धर्म का मतलब वहां पर निकल रहा था, यहाँ पर था जहां पर धर्म तंत्र का प्रभाव होता है। अच्छा आपने भी बहुत सारे जगह पे सुना होगा ना, जहां पर भी ये प्रवचन चलते हैं, अच्छी बात है, बहुत सारी चीज सीखने भी मिलती है, बहुत अच्छे लोग भी प्रवचन कर रहे हैं, सभी का सम्मान है। मगर मैं वो जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जहां पर धर्म की बात आती है, आपको क्या बोला होगा? एक शब्द चला होगा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य, क्या मिथ्या? जगत मिथ्या। मतलब केवल ब्रह्म में ही सत्य है, बाकी सारा का सारा जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य इज नो डाउट, सबका अलग अलग आत्मिक विषय है, जिसको मानना है माने, मैं तो बिल्कुल मानता हूं, धूमधाम से मानता हूं। मगर जगत मिथ्या, जगत मिथ्या का मतलब जितना भी संसार आपको दिख रहा है वो सारा का सारा झूठ है, मिथ्या है, मोह माया है। सोच के बताओ, मैं ज्योग्राफी से इसका कनेक्शन कर रहा हूं कि अगर मध्यकाल में ये वाला कथन हावी हो जाए कि जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, तो जगत के अंदर में आने वाला स्थल मंडल, जगत के अंदर में आने वाला पर्वत, जगत के अंदर आने वाला पठार, जगत के आने वाला मैदान, क्या इनको भी सच माना जाएगा? क्या भैया, क्या मानेंगे? झूठ मानेंगे। और अगर जिस चीज को आप झूठ ही मान रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये सारी की सारी चीज क्या है? स्थल मंडल मिथ्या, पर्वत मिथ्या, पठार मिथ्या, मैदान मिथ्या, तो क्या इनके अध्ययन की बात आप करोगे? क्योंकि मैंने अभी बात करी है जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या क्या बताया था आपको? पृथ्वी के विवरण या वर्णन की बात। अगर वर्णन करेंगे तो पहले तो आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्च, उसके बारे में अनुसंधान करना पड़ेगा, तभी तो उसका वर्णन कर पाओगे। परंतु आपने पहले ही बोल दिया सबका सब, जियो मतलब पृथ्वी, भू पृथ्वी, सबकी सब कैसी है? मिथ्या, क्योंकि केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और सारी चीज जगत जगत अगर मिथ्या बता दोगे तो क्या अध्ययन कर पाओगे? क्या भूगोल यहाँ पर विकसित हो पाएगा? भूगोल की अवधारणा इस मध्यकाल में विकसित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आया ना समझ में? अच्छा एक शब्द और निकल के आता है, एक को बोलते हैं लौकिकवाद और एक को बोलते हैं अलौकिकवाद। लौकिक और अलौकिक में यानी कि सर सब्जी का नाम है लौकी, लौकी मतलब लौकी, जहां पर लौकी मिलती है वहां पर लौकिकवाद होगा, जहां पर लौकी के अलावा बाकी चीज मिलती होंगी वहां पर अलौकिकवाद होगा। नहीं ऐसा भैया, ऐसा नहीं है। लौकिकवाद का मतलब होता है कि इस संसार की जहां पर बात हो रही हो, इस संसार को जहां पर मुख्य थीम बनाया जाए, आधार में जब यह वाला संसार है जहां पर आप रह रहे हैं, मतलब जहां पर पृथ्वी को आधार बनाया जाए, इस ब्रह्मांड को आधार बनाया जाए, वो लौकिकवाद है। परंतु एक समाज, एक व्यक्ति अगर ये बोल रहा है सबका सब झूठ है, ये पृथ्वी तो सब मोह माया है, सही क्या है? स्वर्ग है, स्वर्ग और नर्क। सही क्या है? जन्नत और जहन्नुम। सही क्या है? हेवन और हेल। अच्छे काम करो, ये फलाना, ये काम करो, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो सारी चीज आपने सुनी।
अगर आपका सभी का फोकस, इस मध्यकाल के समाज का फोकस अगर इस लौकिकवाद से हट जाए और सारे के सारे अगर स्वर्ग नरक में ही लगे होंगे, तो जो सामने दिख रही है, सामने क्या दिख रहा है? सामने आपको पर्वत दिख रहे हैं, सामने आपको पादप वनस्पति देखने मिल रही है, सामने आपको जंतु जानवर देखने मिल रहे हैं, सामने आपको नदियां देखने मिल रही हैं, सामने आपको अन्य पिंड देखने मिल रहे हैं, आकाशीय पिंड देखने मिल रहे हैं। क्या इन सभी का अध्ययन करोगे? क्या बोलोगे कि नहीं भैया, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये भी खराब, खत्म। पर्वत तो सामने है और अलौकिक बात तो क्या है? मिथ्या है। सच क्या है? अलौकिक बात, स्वर्ग सही है, नरक सही है, तो इसको भी आप नहीं देखोगे, पादप को भी नहीं समझोगे, जंतु कितने प्रकार के होते हैं, किसकी क्या विशेषता है, इस बारे में भी ध्यान नहीं दोगे, नदियां क्या होती हैं, नदियों का अध्ययन क्यों करना चाहिए, नदी से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या इसका अध्ययन करोगे? नहीं करोगे। क्या है तारा, क्या है ग्रह, क्या है पृथ्वी, क्या है फलाना, किसका अध्ययन करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि हम तो काय में लगे हुए हैं? स्वर्ग नरक में लगे हुए हैं। आया हम समझ में? अगर ये बात आपको समझ में आई कि भूगोल में, इस समाज में पृथ्वी, मनुष्य जागा हुआ था, मध्यकाल में मनुष्य सो गया, परंतु आधुनिक मतलब क्या, यहां पर आदमी फिर से जाग रहा है, यहां पर समाज फिर से जाग रहा है। कैसे जाग रहा है? 2 मिनट में समझना। इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कॉपरनिकस। क्या नाम था इसका? कॉपरनिकस। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा कॉपरनिकस का। कॉपर को इंग्लिश में तांबा बोलते हैं, तो तांबा निकस इसको मत कर देना कि एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है तामानिकस। नहीं, कॉपर इसका नाम ही था, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस मूलतः एक ईसाई व्यक्ति था, और ईसाई व्यक्ति होने के साथ साथ ये धर्मांध था। धर्मांध का मतलब समझते हो? धर्म में कोई व्यक्ति अंधा हो जाए, कट्टर हो जाए कि नहीं यही सही है, यही सही है, मेरी बात इसमें जो है वही सही है, दुनिया की सारी बात गलत है। आप समझ पा रहे होंगे बात को। मगर ये कॉपरनिकस पहले के लेवल पे बहुत धर्मांध व्यक्ति था। इसने बोला था कि ईसाई धर्म में जो जो लिखा है, ईसाई की पुस्तक कौन सी भैया? बाइबल है, बाइबल है, हिब्रू भाषा आपको पता होगा, बाइबल। अगर बाइबल में जो लिखा है वो सारी चीज सही लिखी होगी, कॉपरनिकस ने ज्ञान दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। और बाइबल में एक सिद्धांत लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं भू केंद्रीय सिद्धांत। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, वापस ज्योग्राफी आ गई है यहाँ पर। जो कनेक्शन में बताना चाह रहा था वो कनेक्शन यहीं पर बन रहा है। सारे लोग ध्यान दीजिएगा। कौन सिद्धांत है? भू केंद्रीय सिद्धांत। मतलब क्या? भू केंद्रीय सिद्धांत मतलब क्या? यहाँ पर शब्द है भू। भू का मतलब क्या होता है? फिर से वो भूत वाला भू नहीं, पृथ्वी। केंद्र का मतलब क्या होता है? सेंटर पॉइंट में। सिद्धांत मतलब कोई भी अवधारणा किसी व्यक्ति ने जो प्रतिपादित करे हैं। मतलब ऐसा सिद्धांत कोपरनिकस के द्वारा दिया गया कि भैया एक पृथ्वी बीच में है और बाकी जितने भी पिंड हैं वो आसपास किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब सूरज देवता आते हैं, कहते हैं पृथ्वी मैं आपकी परिक्रमा कर लूं, कर लेते हैं। फिर बुध आता है, परिक्रमा कर लेता है, किसकी? पृथ्वी की। फिर शुक्र आता है, परिक्रमा करता है, किसकी? पृथ्वी की। परंतु थोड़ा बहुत ज्योग्राफी तो आपने बचपन से पढ़ा ही होगा। क्या ये पृथ्वी केंद्र में है? क्या क्या भू केंद्रीय सिद्धांत सही है आज के विज्ञान के अनुसार? नहीं है। ये सिद्धांत क्या है? गलत है। फिर सही क्या चीज है? सही जो है वो बाद में पता चलेगा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ये तो बाइबल में जो लिखा है भू केंद्रीय सिद्धांत तो गलत है, गलत है, पृथ्वी तो केंद्र में है ही नहीं। कोपरनिकस को आया गुस्सा कि अरे कैसे कैसी बात बोल दी, हमारे धर्म में कोई बात गलत लिख सकती है क्या? मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो कोपरनिकस चल दिए किस बात को प्रूफ करने के लिए? इस भू केंद्रीय सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए। अब कोपरनिकस जो था वो समझदार आदमी था, मतलब साइंटिफिक बैकग्राउंड का था, समझदार था, दिमाग था उसमें। उसने जब अध्ययन करा, उसने निकालने का प्रयास करा कि कुछ तरीके निकाले, और जो लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, और वो कंक्लूजन ड्रॉ करके ये आदमी क्या हो गया, मतलब इसको झटका लगा, शौक लगा। कैसा शौक लगा? जब इसने देखा कि भू केंद्रीय सिद्धांत सही नहीं है। कौन सिद्धांत सही है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत सही है। कौन सिद्धांत भैया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सारे लोग जल्दी से बताइएगा। क्या शब्द निकल के आ रहा है? सूर्य का मतलब होता है सन भैया, केंद्र मतलब वापस बीच में, सिद्धांत मतलब अवधारणा। मतलब ऐसी अवधारणा जहां पर किस कौन केंद्र में है? सूर्य केंद्र में है। ऐसा सिद्धांत जहां पर सूर्य केंद्र में है और बाकी पिंड आपस में क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान के चलो ये है सूर्य देवता, और यहां पर से बुध आया और इसकी परिक्रमा करी, शुक्र आया इसकी परिक्रमा करी, पृथ्वी आई इसकी परिक्रमा करी, और मंगल आया इसकी परिक्रमा करी, और कौन फिर आया? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी आके किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य की। क्या इसमें कुछ गलत है? अगर आपने सौर मंडल का भी देखा होगा तो ये रहा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कुछ इस प्रकार के, इन चारों को बोलते हैं पार्थिव ग्रह, और इन चारों को बोलते हैं क्या? जोवियन ग्रह।
ये सब आपने पढ़ा होगा। पार्थिव ग्रह क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये सारे के सारे किसकी तरह दिखते हैं? पृथ्वी की तरह दिखते हैं। पृथ्वी की तरह दिखने वाले आकार में यह ग्रह जो चार पहले के हैं आकार में छोटे होते हैं, परंतु इनका घनत्व ज्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर में स्थल मंडल की उपस्थिति है। परंतु जो ये बाहर के चार ग्रह हैं जिनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं, ये गैसीय ग्रह हैं, मतलब इसमें अधिकांश मात्रा में क्या पाई जा रही है? गैस पाई जा रही है। ये सारी चीज सौर मंडल की बात है। परंतु जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सूर्य केंद्र में है और सच में भी बाकी सारे ग्रह सौर मंडल में क्या कर रहे हैं? अच्छा, सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, तो इसी से क्या नाम निकल के गया? सौर मंडल। मतलब सूरज के परिवार को ही क्या कहा जा रहा है? सौर मंडल कहा जा रहा है। तो सूर्य ने उसके आसपास में सारे लोग घूम रहे हैं। तो भैया सूर्य के आसपास घूम रहे हैं तो कौन सिद्धांत सही है? कौन सिद्धांत सही है? जल्दी से सारे लोग बताओ कौन सिद्धांत सही है? क्या क्या चलेगी? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत सही कि भू केंद्रीय सिद्धांत सही है? मतलब पूरी तरह से गलत है। भू केंद्रीय सिद्धांत सही क्या है? सूर्य केंद्रीय।